विद्यालय के अंदर आने वाले जो महाविद्यालय हैं, तकरीबन 400 से ज़्यादा महाविद्यालय में तो मैं खुद घुमा हूँ। 38 जिलों के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में गया हूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि युवा जानता है इसके विषय में, लेकिन वो बताता नहीं है कि हम जानते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं बोलूँगा कि हाँ मैं जानता हूँ तो ये व्यक्ति अगला सवाल हमसे पूछेगा, कहेगा कि क्या जानते हैं। और मैं जो जानता हूँ मैं अपने शब्दों में फिर मैं इन सभी लोगों के बीच में बता नहीं पाऊँगा, उसको जाहिर नहीं कर पाऊँगा। इससे अच्छा है कि मैं सीधे ही बोल देता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ। एम आई राइट? ठीक है, बिल्कुल सही है ना? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? प्लीज़ हाथ उठाएं ईमानदारी से। ओके, थैंक यू। देखिए, अभी अगले जितने भी देर हम लोग रहेंगे, बिल्कुल एंजॉय होकर के इस प्रोग्राम को अगर हम लोग लीड करेंगे तो इस प्रोग्राम अपना सही मकसद तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो जितने लोग जानते हैं प्लीज़ एक बार हाथ ऊपर करें। हाँ, जानने वाले लोग, और बिल्कुल आप सही थे। मेरा दूसरा सवाल, आप क्या जानते हैं? क्या बता दीजिए, क्या बता दीजिए, क्या? हाँ, मतलब एक लाइन में बताइए और बैठ जाइए, बस संकोच नहीं, संकोच कीजिएगा, बैठ जाइए। नेक्स्ट बताइए, क्या जानते हैं? यस, अब बताओ तो तुम। हाँ बताइए। अच्छा, यह एक संक्रमित बीमारी है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइए, आप इनसे क्या जानते हैं? ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, कोई बहुत बढ़िया। ये कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, और तो बताएंगे ये वायरस के कारण होता है। और कोई? हाँ, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को खत्म करता है। गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, एनी फीमेल? हाँ, उधर से हाथ उठाए, इधर से हाथ बताइए, क्या पता है? आप हाथ उठा रहे हैं कि पूजा रहे हैं? चलिए। और इस वजह जो भी आप नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, आप नहीं जानते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस प्रोग्राम के बाद आप बिल्कुल सब कुछ जान चुके होंगे, है ना? तो थोड़ा सा ऐसे पीछे होइएगा ना, तो ऐसे दिखेगा सभी लोग। पीछे केवल अपना गर्दन आप पीछे कीजिए, हाँ बस, डेस्क पे लदिए नहीं। आप देखिए, सब लोग दिखेंगे। आप देखिए इधर, ध्यान मेरी तरफ। देखिए, HIV और एड्स एक ऐसा विषय है ना जिसके बारे में कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका जो आंसर आएगा वो मेरी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। अभी तक क्या आपके पेरेंट्स ने आपके साथ HIV और एड्स के विषय पर बातचीत की है? नहीं की है। क्या टीचर्स ने आपके साथ में बैठ करके बातचीत की है? नहीं की है। क्या आपके दोस्तों ने आपके साथ बैठ करके बातचीत की है? तो देखिए, अब ये वाला हुआ ना, तो इसमें फिर हो गया हाँ की है, नहीं की है, गलत किया है, मतलब बहुत सारा मिक्सचर आ गया। हम आपको बताएं, दोस्तों के लिए HIV और एड्स का जो बात होता है ना, ये बड़ा हास्य का विषय होता है। और आपको अगर नहीं ये बात समझ में आ रहा है, अपने दोस्त से जाइएगा, बोलिएगा आओ बैठो, हम तुमसे HIV और एड्स के विषय में बातचीत करते हैं। बोलेगा हम तो जानते हैं। तुम क्या बताओगे? हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं। और जब आप उससे पूछिएगा, जब उसकी आप जानकारी को तौलिएगा आज के इस प्रोग्राम के बाद, तो आपको पता चलेगा जितना जानना चाहिए उतना वो जानता नहीं, और जितना जानता है उसमें से 99% गलत ही जानता है, मजाकिया अंदाज में जानता है, वो सीरियसली इस चीज़ को नहीं जानता है। ठीक है, तो और HIV एड्स एक ऐसा भी विषय है ना कि जिसको एड्स एक ऐसा विषय है, बैठ जाइए। एड्स एक ऐसा विषय है कि अगर बोर्ड पर ना आप एड्स लिख दीजिएगा ना, और 10 लोग को बोलिएगा कि जा करके अपने हाथ से मिटा दो, तो उसमें 6 लोग वापस आ जाएगा, और 2 लोग जो खड़ा होगा ना वो बोलेगा सर डस्टर या रुमाल दीजिए ना, मिटा देते हैं। मतलब शब्द से भी लोग घृणा करते हैं, एड्स लिखा हुआ शब्द से भी।
तो सोचिए अगर किसी व्यक्ति को HIV संक्रमण हो जाए या फिर वो एड्स से ग्रसित हो जाएगा, उसके साथ कैसा व्यवहार करता होगा। एक बार क्या हुआ कि गर्मी का दिन था, आज से 2 साल पहले की ये बात है। तो मैं जब अपने ऑफिस में गया तो बाहर में पेंट करने वाला था, वाइट वॉश कर रहा था। तो वो बोला कि सर आप सबको कैप वगैरह देते हैं, तो मुझे भी अगर एक कैप दे देंगे तो गर्मी में हम लोग पेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा राहत हो जाएगा। मैं बोला ठीक है आ जाओ ऑफिस में। आया, मैं उसे 4 कैप दिया, ले करके गया। अगले दिन जो है ना वो मेरा इंतजार कर रहा है 4 कैप ले करके। जैसे ही मैं गाड़ी लेकर के अंदर गया, बोलता है सर ये वाला कैप आप रख लीजिए। हम बोले क्यों, क्या हुआ, फटा हुआ है क्या? बोला नहीं सर फटा हुआ नहीं है, इस पर एड्स लिखा हुआ है, इस पर एड्स लिखा हुआ है। एक्चुअली उस पर लिखा हुआ था एड्स की बात सबके साथ। बोला इस पर एड्स लिखा हुआ है सर। तो हम बोले क्या हुआ? नहीं सर इसको अगर हम लगाएंगे ना तो लोग मेरे बारे में गलत समझेंगे। अब आप सोचिए, केवल एक शब्द से अपनी वो पूरी जिंदगी का सार निकाल लिया। कहता है इसको अगर हम लगाएंगे ना सर तो लोग मेरे बारे में गलत समझेगा, सर ये वाला आप रख लीजिए प्लीज़। और वो मुझे दे दिया और जाने लगा। मैं उसको बुलाया, बोला इधर आओ भाई, तुम्हारी उम्र कितनी हो रही है? बोला मेरा उम्र 27 साल हो रहा है। एड्स पहली बार सुने हो? कब सुने हो? बहुत बार सुने हैं सर। बोले क्या जानते हो? और जितनी जानकारी उसके पास थी ना सब मिथ्य और भ्रम। उसे बैठा करके मैं आधा घंटा बताया, तब बोला कि अब ये कैप लगाओगे कि नहीं? बोला हाँ सर लगाएंगे। बोले अकेले लगाओगे कि 3 कैप और लेकर के जाओगे? बोला नहीं सर इसको लेकर के जाएंगे, अगर वो नहीं लगाएगा तो जैसे आप हमें बताएं वैसे हम उसको बताएंगे। तो सही प्रचार प्रसार नहीं होने की वजह से भी इसके बारे में हमारी गलत धारणा है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के बाद सही प्रचार प्रसार आप HIV एड्स के बारे में अपने कैंपस में आप डालेंगे। तो जानते हैं हम लोग सबसे पहले HIV क्या है। अच्छा आपको ये सब HIV ज़्यादा सुनने को मिलता है कि एड्स ज़्यादा सुनने को मिलता है? एड्स ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन आपको बता दें किसी इंसान को डायरेक्ट एड्स नहीं होता है। सबसे पहले HIV से वो संक्रमित होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक ऐसा वायरस जो इंसान के शरीर में जाता है और उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करता है, धीरे धीरे दीमक की तरह उसको खत्म करता है। जो व्यक्ति HIV से संक्रमित होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, उन्हें HIV पॉजिटिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनाई नहीं दिया? HIV पॉजिटिव कहा जाता है। लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति HIV संक्रमण के साथ बिना इलाज का अगर रहता है तो एक लंबे टाइम के बाद वो एड्स में तब्दील हो जाता है, एड्स में बदल जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये बीमारियों का समूह है। अब ये होता क्या है कि HIV वायरस के कारण इंसान का रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उस व्यक्ति को कोई भी रोग आता है तो उसके शरीर में इंटर करते जाता है, मतलब बहुत सारी अवसरवादी रोग उसके शरीर में एक साथ अपना जगह बना लेती है, जिसके कारण उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति समय रहते ये पता चल जाए कि वो HIV संक्रमित है तो दवा लेकर के, मेडिकल साइंस वहाँ तक पहुँच बनाई है कि वो दवा लेकर के वो अपने HIV वायरस को जो है कांस्टेंट रख सकता है। वो कभी पॉजिटिव से निगेटिव नहीं होगा, बल्कि उसका जो वायरल लोड है वो क्या होगा, वो एक बराबर में आकर के वो रुका रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर वो इलाज नहीं कराएगा तो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, एड्स तक चला जाएगा। और तकरीबन एक स्वस्थ व्यक्ति जब HIV संक्रमित होता है, संक्रमण से 5 से 8 साल बाद जो है वो एड्स में बदलता है। इस बीच में अगर वो उसे पता चल जाए, वो अपनी जांच करा ले और दवा स्टार्ट कर देता है तो वो एक सामान्य ज़िंदगी वो जी सकता है। जब तक कि वो मुंह खोल करके बोलेगा नहीं कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, हमें और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो HIV पॉजिटिव है, क्योंकि बाहर से दिखने में कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति का कोई अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो इंसान हमारी और आपकी तरह ही दिखता है। क्लियर है? HIV वायरस और अन्य वायरस में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर है, अन्य कोई वायरस आपने सुना है जो वायरस अभी लगा है?
जिसके कारण चेसिक होते हैं, है ना। चिकन चिकन पॉक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है और फिर बाद में दवा वगैरह लेते हैं हम, फिर निगेटिव हो जाते हैं। कोविड वायरस, कोविड वायरस आप में से किसी को कोविड हुआ था? नहीं हुआ था, आपको हुआ था। अभी आप पॉजिटिव हैं कि निगेटिव हैं? निगेटिव है। मुझे भी हुआ था। तो क्या हुआ, मैं पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव होने के बाद दवा लिया, आइसोलेट हुआ और आज मैं निगेटिव हूँ। लेकिन HIV के केस में ऐसा नहीं होता है। एक बार जो व्यक्ति पॉजिटिव हो गया पूरी जिंदगी पॉजिटिव रहेगा, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब जानते हैं कि HIV होने के कारण क्या है। आपके अनुसार कितने कारण हैं? काउंटिंग में बताएंगे। 4 कारण बताइए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ, जैसे उन्होंने बताया 4। आप क्या जानते हो कितना? 4 5 मतलब 5। हाँ, और कोई? इधर हमसे बात करना है, बाकी फोटो फाटो होता रहे, ठीक है ना। एक कारण आप जानते हैं, गुड। और नहीं, कारण मुझे बताइए कि 5 आपके दिमाग में जितना चल रहा है आप मन में काउंट करके हमें बताइए सीधा। 5 कारण, ओके। और कोई बोलना चाहेंगे? मतलब 1 कारण आया, 2 कारण आया, 4 कारण, 5 कारण, ठीक है। और ऐसा भी किसी के दिमाग में चल रहा है कि बहुत सारा कारण? नहीं चल रहा है। मैं अभी कहाँ मध्य कटिहार में था, मैं पूछा कि कितने कारण, तो एक लड़का खड़ा होकर बोला सर बहुत सारा कारण। बोले ऐसा तो कुछ शब्द ही नहीं होता है बहुत सारा। अगर मैं आपको एक ब्लैंक चेक दूँ और बोलूँ कि इसमें आप पैसा भर लीजिए और आप लिख दो कि बहुत सारा पैसा चाहिए और बैंक में जाइए, कितना रुपया देगा? देगा? कितना रुपया? 1 रुपया देगा? नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, देखिए HIV संक्रमित होने का मुख्यतः 4 कारण है। कितना कारण है? हाँ, नहीं सुनाई दिया क्या? मैं इतना लाउड बोल रहा हूँ, अगला कैंपस में आवाज़ जा रहा होगा। आप सब लोग मिलकर के जितना बोल रहे हैं ना, यहाँ गेट से बाहर नहीं जा रहा है। और आपको मैं बता दूँ, मैं घर से निकला हूँ 2 तारीख को और घर पहुँचूँगा 24 तारीख को। घर से निकला था तो वाइट, अभी हूँ ब्लैक एंड वाइट, और घर पहुँचूँगा तो पूरा ब्लैक हो चुका हूँ। तो शुक्र मनाई थोड़ा सा मौसम बदल गया, नहीं तो अब तक तो पूरे काले हुए होते। तो कितने कारण हैं? नहीं सुनाई दिया। कितने कारण? रियली में आप लोग नाश्ता वगैरह करके आए हैं? कितने कारण हैं? इसमें कोई एक NCC का लोगो लगा हुआ टी-शर्ट पहन करके आए। यस, कितने कारण हैं? अरे ये NCC वाला इतना धीरे बोलेगा। हाँ, एक बार खड़ा होकर बोलिए, एक बार खड़ा होइए। हाँ, कितने कारण है? हाँ, गुड, ऐसा ही आवाज आना चाहिए सबका। कितने कारण है? कितने कारण? 4 उंगली दिखाइए थोड़ा ऐसे, अंगूठा मोड़ो नहीं तो 5 हो जाएगा। कितने कारण है? 4 कारण होते हैं। हाँ, ऐसे ही, ऐसे। कितने कारण है? 4 कारण है। ये बार बार मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि कितने कारण हैं, आप ऐसे चुप बैठे हुए थे, मौन धारण किए हुए थे। मुख्यतः कितने कारण हैं? अगली बार कोई आपसे पूछे कि मुख्यतः कितने कारण हैं, तो आप ऐसे ही चीख के बताइएगा। कितने कारण? 4 कारण दिमाग में बैठा लीजिए। पहला कारण है HIV संक्रमित किसी पुरुष या महिला के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। गौर से सुनिएगा। दूसरा कारण है HIV संक्रमित व्यक्ति का खून किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाने पे। तीसरा कारण है HIV संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया गया सुई या सिरिंज का साझा उपयोग करने से। और चौथा कारण है HIV संक्रमित मां से उसके होने वाले शिशु को, यानी उनके बच्चे को। ये कितने कारण हो गए? 4 कारण। एक 5वां कारण और भी है जो कहीं दिखता नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं आपको मिलेगा। कैन यू गेस? 5वां एक कारण कहीं नहीं दिखता है। थोड़ा दिमाग का एक्सरसाइज, मैराथन, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार है। हाँ, प्लीज बताइए क्या है? नहीं, ये तो मिथ है। हाँ, 5वां मेरे अनुसार है।
ये भी तो हम बोले ना। चलिए, नहीं, थैंक यू। अपॉर्चुनिटी डिसीज है वो अवसरवादी है, वो अवसरवादी रोग होते हैं, अपॉर्चुनिटी डिसीज। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। नहीं, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब आपका ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा। देखिए, पहला कारण था किसी भी HIV संक्रमित पुरुष या महिला के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। दूसरा कारण था HIV संक्रमित व्यक्ति का खून स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाने पे। तीसरा था HIV संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया गया सुई या सिरिंज का साझा उपयोग करने से। और चौथा कारण था HIV संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे को। और पांचवा जो कारण कहीं नहीं दिखता है लेकिन सबसे मजबूत कारण है, ये 4 कारण हमें पता नहीं है। ये जो 4 कारण मैंने बताया ना, ये 4 कारण जो होते हैं ना, ये हमें पता ही नहीं है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमें ये 4 कारण एक्चुअल जो होता है ये पता नहीं है, लेकिन इसके अलावा 40 कारण हम वैसे जानते हैं जो होता ही नहीं है, लेकिन उसको बड़े मजबूती से हम रखते हैं। ठीक है, तो उसको हम आगे बात करेंगे। अब ये 4 कारण जो बताए हैं, 4 कारण और इसके बचाव। तो पहला कारण मैंने क्या बताया था? हाथ खोल करके बैठिए, नहीं तो दिमाग बंद हो जाएगा। पहला कारण मैंने क्या बताया था? क्या बताया था मैडम? आपका नाम क्या है? खड़ा होइए प्लीज, थोड़ा लाउड बताइए। पहला कारण मैंने क्या बताया था? यौन संबंध बनाने से। गुड, एक बार इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। अच्छा, ये क्लैपिंग इसलिए नहीं है कि इन्होंने सही जवाब दिया है, क्लैपिंग इसलिए है कि एक फीमेल अगर इस बात को इतने लोगों के बीच में बोल पा रही है, दैट मीन्स वो सही पीयर एडुकेटर है, वो अपने कैंपस में जाकर के बोल सकती है। थैंक यू, बैठ गई। होता क्या है ना, यौन संबंध एक ऐसा शब्द है ना, इसको यौन संबंध बोलने के लिए भी 1 लीटर पानी पीना पड़ता है, और उसके बाद में भी फिर बोलता है लोग, सर आप ही बोल दीजिए, हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, हमारा जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, यहाँ तो मजाक करने के लिए भी एक बाउंड्री बना हुआ है ना, मजाक करने के लिए भी बाउंड्री है। जैसे आप भाभी से मजाक कर सकते हैं, हाँ या ना? मजाक का रिश्ता है कि नहीं है? थोड़ा लाउड बोलिए। है। मामी से मजाक कर सकते हैं? मामी, मामा, मामी से कर सकते हैं, हाँ या ना? चाची से कर सकते हैं, बाउंड्री बना हुआ है। चाचा से कर सकते हैं, जीजा जी से कर सकते हैं, ये सब बाउंड्री बना हुआ है। तो जब मजाक करने के लिए और बात करने के लिए बाउंड्री बना हुआ है, तो यौन संबंध का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ऐसे डायरेक्ट हम बोल दें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सेक्स एजुकेशन भी नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ तो हमारे बायोलॉजी में जो लीगल पेपर है उसको भी टीचर स्किप कर देते हैं, बोलते हैं अगले हफ्ते पढ़ेंगे, है ना, अगले हफ्ते पढ़ेंगे। और इसी चक्कर में मेरा बायोलॉजी में 5 चैप्टर हम आज तक नहीं पढ़ पाए, है ना। और फिर बाद में होता है तुम खुद से पढ़ लेना, अगर पास होना है तो खुद से पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर यौन शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो एक जनन है वो चैप्टर स्किप कर जा रहे हैं, तो सेक्स एजुकेशन की तो बात ही नहीं कर सकते हम। और शायद इसी के ऊपर बातचीत नहीं हो रहा है, इसलिए हम संक्रमण में फंसते भी जा रहे हैं, क्योंकि हम उसके लिए हैबिचुअल नहीं हुए, हम उसके लिए मेंटल प्रिपेयर नहीं हुए। हम ये सोचते हैं टीचर जब हमें ये नहीं पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये तो वल्गर सब्जेक्ट है, और जब टीचर ही नहीं हमको पढ़ाए हैं तो हम कैसे और लोगों के सामने बात करें। तो थैंक यू संगीता ना, आपने बोला, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस चीज़ को ना मेंटली आप प्रिपेयर्ड होइए कि कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है जिसको हम मुंह से बोल नहीं सकते। ठीक है, तो पहला जो था वो था HIV संक्रमित किसी पुरुष या महिला के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। इसका बचाव है संयम रखे और वफादार बने। क्या है इसका बचाव? संयम रखे और वफादार बने। किसके प्रति वफादार बने? किसके प्रति? पार्टनर के प्रति। क्या है नाम आपका? अलका, प्लीज बैठिए, है ना। कुछ लोग बोला गया पार्टनर के प्रति, जीवन साथी के प्रति वफादार बने। तो आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं? पीयर एडुकेटर जो है केवल एक मैडम,
इधर आप लोग शादीशुदा हैं? अच्छा, कितने लोग अनमैरिड हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड। ओके, बहुत सारा, थैंक यू। तो जब आपके मन में ये ख्याल आता है कि हमें अपने पार्टनर के प्रति वफादार होना है, तो पार्टनर के प्रति वफादार होने के लिए आपको तो पार्टनर चाहिए होगा ना, जिसको आने में अभी मुझे जो लगता है आपकी उम्र को देख करके कम से कम 5 साल देर है ना, मिनिमम, मैक्सिमम 5 ईयर, मिनिमम 2 ईयर्स। तो जब 2 से 5 साल लेट है पार्टनर के आने में, तो इस बीच में तो आप बेईमान हो ही सकते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आपने स्वयं बोला है कि मुझे पार्टनर के प्रति वफादार होना है, और पार्टनर है ही नहीं, तब तक तो बेईमान हो ही सकते हैं। देखिए, आपका जो मीनिंग है आप रखिए, लेकिन 38 जिला में जो सबका मीनिंग है तो उसको भली बात ही हम समझते हैं। कभी आप पेरेंट्स के सामने जाके बोलते हैं ये मेरी पार्टनर है, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड डैड, नहीं बोलते हैं ना, तो उसको गलत सेंस नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। अरे कितने पिताजी जायदाद से बेदखल कर देंगे, घर से भगाने की बात छोड़ दो, ठीक है ना। पार्टनर इन दी सेंस हमारा होता है हमारा लाइफ पार्टनर, जो हम बोलते हैं, आप इसी अकॉर्डिंग से आप बोले भी होंगे। लाइफ पार्टनर के प्रति वफादार जब लाइफ पार्टनर होगा तब होइएगा, लेकिन जिस उम्र में आप अभी आप हैं, आपको स्वयं के प्रति वफादार होना है, अपने सोसाइटी और अपने फैमिली के प्रति वफादार होना है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे आपको बुखार लगता है तो आप तकलीफ में होते हैं, परेशान केवल पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स तकलीफ में नहीं होते हैं, क्योंकि आपके शरीर में है वो, तो आप तकलीफ में होते हैं। टेम्परेचर आप झेलते हैं, दर्द आप झेलते हैं, पेरेंट्स झेलते हैं क्या? वो परेशान होते हैं आपको देख कर। वैसे ही HIV संक्रमण अगर आपको होगा तो आप तकलीफ में होंगे, बाकी सब आदमी परेशान हैं, ठीक है। तो आपको स्वयं के प्रति वफादार होना है और संयम रखना है। हर लड़के के लिए एक लड़की फिक्स है और हर लड़की के लिए एक लड़का फिक्स है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पढ़ाई का समय ढूंढने में मत लगाओ, अपनी एनर्जी को किताब, कॉपी और एग्ज़ाम में लगाइए। ढूंढने में क्यों लगा रहे हैं? किसी को पता है उसकी अर्धांगिनी अभी कहाँ पे है? ऐसे ही ढूंढे जा रहा है करोड़ों की आबादी में। कोई ढूंढना नहीं है, समय रहेगा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अपनी एनर्जी और एफिशिएंसी को आप अपने कैरियर में लगाइए और स्वयं के प्रति वफादार रहिए। क्लियर है? दूसरा, HIV संक्रमित व्यक्ति का खून स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाने पे तो इसका है बचाव। कभी भी आपको ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट लेना है तो रजिस्टर्ड ब्लड सेंटर से ही लीजिए। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड ब्लड सेंटर में से जो ब्लड मिलेगा आपको वो टेस्टेड होगा, वो जांच किया हुआ होगा। कोई भी व्यक्ति जब रजिस्टर्ड ब्लड सेंटर में अपना ब्लड देता है तो सबसे पहले वो टेस्टिंग के लिए जाता है और 5 टेस्ट होता है। कितना टेस्ट? कितना टेस्ट? 5 टेस्ट होता है। आप ये मत समझिएगा कि हम मुंह से नहीं बोलेंगे और मेरे दिमाग में रुकेगा, नहीं रुकेगा, निकल जाएगा, गेट से बाहर निकलिएगा निकल जाएगा। इसलिए मुंह से थोड़ा सा बोलिए, कम से कम 7 दिन आगे तक रिमेंबर रहेगा, ठीक है। तो कितना टेस्ट होता है? 5 टेस्ट होता है। अब ये 5 टेस्ट हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, मलेरिया और HIV। अगर कोई व्यक्ति ब्लड दिया, टेस्ट में गया और पाया जाता है कि वो HIV पॉजिटिव ब्लड है, उसको तुरंत डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन रजिस्टर्ड ब्लड सेंटर में नहीं होगा वो ब्लड, केवल क्रॉस मैच किया जाएगा और ज़रूरतमंद को दे दिया जाएगा। अगला व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। साल, 2 साल, 5 साल बाद पता चलेगा कि वो HIV पॉजिटिव हो गया, तब तक तो वो भूल चुका होगा। आपको याद है 5 महीने पहले आप आज के दिन में क्या खाई थी, कौन सा ड्रेस पहनी थी, किससे मिली थी, 5 साल पहले आप कहाँ थी इस मंथ में? अरे भाई, जब सुख का दिन याद नहीं है तो दुख का दिन कौन याद रखता है? आपको पता है आप लास्ट टाइम कब बीमार पड़े थे? याद है आपको? नहीं है, भूल जाते हैं हम लोग। तो सोचिए, कोई व्यक्ति को 5 साल पहले कोई ब्लड चढ़ा होगा और वो ठीक हो गया होगा, उसके बाद उस दिन को पलट के याद करेगा और 5 साल 8 साल के बाद पता चलता है ही इज या सी इज HIV पॉजिटिव और सोच नहीं पाता है कि मैं किस वजह से हो गया। क्लियर है? तो कभी भी ब्लड लेना हो या देना हो तो कहाँ से लेंगे हम? रजिस्टर्ड ब्लड सेंटर। कहाँ से लेंगे? ब्लड सेंटर, बैंक नहीं, क्योंकि बैंक में जो चीज़ जमा करते हैं तो फिर उधर से रिटर्न के साथ मिलता है। सेंटर है वो, केंद्र है, ठीक है ना। और ये कहाँ होगा? आपके सदर अस्पताल में होगा, यहाँ पर
ब्लड सेंटर होगा या फिर रेड क्रॉस होगा यहाँ पर। रेड क्रॉस है यहाँ होगा क्या है, मैं आया हूँ वहाँ पर रेड क्रॉस है, वहाँ पर अगर ब्लड बैंक या सेंटर होगा, कलेक्शन सेंटर होगा तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमेशा रजिस्टर्ड सेंटर से ही। ठीक है। तीसरा कारण है HIV संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया गया सुई या सिरिंज का साझा उपयोग से। हालांकि यह बहुत कम हो गया है क्योंकि डिस्पोजेबल आ गया। सर आपके टाइम में होता होगा कांच वाला ना, लेकिन अब कांच वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब डिस्पोजेबल है, वन टाइम यूजर्स हो गया। एक बार अगर वो कॉक हो गया फिर वो पीछे वापस भी नहीं होगा। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात ये बरतना है कि कभी भी हम इंजेक्शन लेने जाते हैं या फिर दिलाने जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि रैपर आपके सामने खोला गया हो। रैपर क्या है, आपके सामने खोला गया हो। अगर रैपर पहले से खुला हुआ आप अवॉइड कीजिए, आप बोलिए नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं नया इंजेक्शन से लूँगा। दूसरा, हमें सुई कब लेना है, जब हम बीमार होंगे तब हमें सुई लेना है। और कुछ, हमें सुई कब लेना है, जब डॉक्टर बुला देगा। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कीजिए भाई इनके लिए। क्लैपिंग थोड़ा धीरे नहीं लग रहा है। क्या नाम है आपका? सुदीप कुमार। सुधीर जी, मैं आपको बताऊं, सुदीन जी, अभी तक मैं जितने डिस्ट्रिक्ट में होकर के आया हूँ ये आंसर मुझे कहीं नहीं मिला और यही सबसे सही आंसर है। जब तक डॉक्टर आपको नहीं कहता है आपको इंजेक्शन नहीं लेना है। समझ में आई बात? डॉक्टर जब तक आपको नहीं बोलता है कि हाँ भाई इंजेक्शन आप ले लो, तब तक आपको इंजेक्शन नहीं लेना है। अब आप बोलिए कि बिना डॉक्टर के सलाह का कौन इंजेक्शन लेता है? सर एक ऐसा ग्रुप है जो बगैर डॉक्टर की सलाह का इंजेक्शन लेता है। कौन लेता है? गुड, बहुत बढ़िया, नशा करने वाला। आज अरुण सर मुझे लग रहा है कि टैलेंटेड लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, आपको भी फील हो रहा है ना? है ना? ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, तब हमें मज़ा आता है। और हम पटना जाते हैं तो वहाँ जा कर के बोलते हैं, हमसे भी पूछा जाता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो मिले, जो लगता है कि नहीं बढ़िया यूथ है, वो कन्विंस कर सकते हैं लोगों को, जो है इस चीज़ के बारे में बेहतर बता सकते हैं। तब हम जा कर के बोले कि हाँ भाई मधेपुरा के जो यूथ आए हुए थे, वॉलंटियर्स आए हुए थे, वो बहुत इंटरेक्टिव थे, है ना। नशा करने वाले लोग बगैर डॉक्टर के सलाह का सुई लेता है। वो कभी जाता है डॉक्टर साहब लिख दीजिए आज हमको नशा करना है, ऐसा बोलता है? नहीं लेता है। और वो साझा उपयोग करता है, रिफिल किया, पास करते गया, और उसमें से किसी को भी अगर संक्रमण हुआ तो अगला व्यक्ति भी संक्रमित हो जाए। और नशा करने वाले लोगों को नशा करने के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा तो होता नहीं है, तो क्या करते हैं, वो कुछ बेच सकते नहीं तो वो अपना खून बेचने लगते हैं और पता चलता है वही संक्रमित व्यक्ति का खून किसी अन्य व्यक्ति को चढ़ा दिया था और अगला व्यक्ति भी संक्रमित हो गया। तो इससे भी बचना है। कभी भी आपको ब्लड दिलाना है तो किसी भी अनजान व्यक्ति का खून नहीं लीजिए। कोशिश ये नहीं कीजिए कि पैसा दे करके खून ले लें, कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा कोई जानने वाला व्यक्ति खून दे या फिर मैं स्वयं खून दूँ अपने परिवार की अगर ज़रूरत है। ओके, तो हमें अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम स्वयं खून दें, ना कि हम बाज़ार से खरीद करके खून को लें। और ऐसे भी आप ब्लड के बारे में जब सर बताएंगे तो उसमें और आपको ब्लड से रिलेटेड 5-10 पॉइंट अच्छा आपको मिलेगा। चलिए, चौथा कारण क्या था? बच्चे से माँ को, माँ से बच्चे को, है ना। इसको बोलते हैं पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, है ना। इसको पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, माता पिता से उसके बच्चे को हो रहा है। तो इसके लिए भारत सरकार का बहुत मजबूत गाइडलाइन है कि प्रत्येक गर्भवती माँ का जांच अनिवार्य है। HIV जांच अनिवार्य है, जरूरी नहीं है। जैसे ही पता चलता है आफ्टर 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कि शी इज़ प्रेग्नेंट, पहला टेस्ट होगा HIV। इसलिए क्योंकि अगर समय रहते ये पता चल जाए कि गर्भवती माँ HIV संक्रमित है तो उसका बच्चा HIV मुक्त जन्म ले सकता है। लेकिन अगर माँ की जांच नहीं करवाई गई तो क्या होगा, बच्चा जब जन्म लेगा तो वो HIV पॉजिटिव जन्म लेगा। और HIV पॉजिटिव बच्चा आप सोच सकते हैं कितना सर्वाइव करेगा।
एक तो खुद ही नवजात है, उसका इम्यून ऐसे ही कमज़ोर है, ऊपर से HIV वायरस के कारण उसका इम्यून और कमज़ोर होगा, और कहा जाता है वो दूसरा जन्मदिन भी नहीं मना पाता, बड़ी मुश्किल से उसका लालन पालन हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए HIV जांच, प्रत्येक गर्भवती माँ का HIV जांच अनिवार्य है। ये 4 कारण होने के और इसके बचाव। अब थोड़ा हम जानते हैं इसके लक्षण क्या होंगे। अगर कोई व्यक्ति HIV संक्रमण से अगर होगा संक्रमित, तो उसका लक्षण क्या होगा। सबसे पहला, अप्रत्याशित रूप से वजन कम होगा, 10% तक उसका वेट लॉस अचानक से हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, बहुत थकान उसको आएगा, बगैर मेहनत किए थकान आना, सोते समय पसीना आना, छोटी सी छोटी बीमारी लंबे समय में ठीक होना। ठीक है, लंबे समय में ठीक हो रहा है तो उसे समझना चाहिए, उसे HIV जांच करवाना चाहिए। फीमेल्स में बॉडी पर चकत्ते आना या फिर उनके पीरियड साइकिल में बराबर बदलाव होना, अगर ऐसा लक्षण दिखता है तो उन्हें HIV जांच करवानी चाहिए। क्या करवानी चाहिए? करवानी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लक्षण जो है HIV के ही है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उन्हें HIV जांच करवानी चाहिए। अब अगर HIV जांच करवाना होगा तो कहाँ करवाएंगे? सदर हॉस्पिटल में। कहाँ पे? ब्लड सेंटर में, HIV सेंटर में। कहीं आप जाइएगा सदर हॉस्पिटल में ऐसे HIV सेंटर नहीं लिखा हुआ होगा, है ना? HIV सेंटर नहीं लिखा हुआ है, ब्लड टेस्ट होता है, वहाँ नहीं होता है। चलिए, प्रत्येक PHC पब्लिक हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सदर अस्पताल या फिर जो आपका चिकित्सा महाविद्यालय है, वहाँ पर एक सेंटर होता है, बोलते हैं ICTC। क्या बोलते हैं? ICTC, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग कम टेस्टिंग सेंटर। HIV या एड्स नहीं लिखा होगा, क्या लिखा हुआ होगा? ICTC। ICTC में जाइए और वहाँ पर आप जांच करवा सकते हैं HIV की, और HIV का जांच और सलाह बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है। और आपको पता, अच्छा, आपके संपर्क में कोई HIV पॉजिटिव है? कोई दोस्त, रिश्तेदार, दूर का कोई जान पहचान वाला? लेकिन आपको पता है? नहीं पता है ना? आप गूगल में सर्च मारिएगा, अपना बिहार 1.5 लाख के आंकड़े को छू रहा है HIV संक्रमण में। कितना? 1.5 लाख के आंकड़ों को छू रहा है। और ये 1.5 लाख कौन है? ये 1.5 लाख वो लोग हैं जिन्होंने अपना टेस्ट कराया और सरकार के रिकॉर्ड में गया उनका नाम। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अभी टेस्ट कराया ही नहीं। जैसे आप में से जितने लोगों ने अपना HIV टेस्ट कराया है वो बैठे रहेंगे, जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया है वो खड़े हो जाएंगे। जिन्होंने अपना टेस्ट नहीं कराया है खड़े हो जाएंगे। अब आप गौर कीजिए, थोड़ा गर्दन दाएं बाएं घुमाइए, दिख रहा है आपको? संख्या दिख रहा है आपको? बैठ जाइए। अब जरा सोचिए, हम यूथ हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम इस चीज़ को जान रहे हैं, हमारे एजुकेशन में ये है, फिर भी अभी तक हम टेस्ट नहीं कराए हैं। तो हमसे ज़्यादा संख्या बगैर पढ़े लिखे लोगों की है। उन्हें तो समझ में नहीं आता ये सब्जेक्ट क्या है, ये विषय क्या है, ये बीमारी है कि नहीं है कि क्या है। उन्हें बस एक ही चीज़ समझ में आता है, अच्छा एड्स हो गया, जरूर कोई गलत काम किया हो, किसी के गलत रिलेशन में ये गया होगा, इसलिए ऐसा हुआ। बाकी तो वो जान ही रहा है कि 3 कारण और भी कुछ होता है। आपको अपना स्टेटस पता होगा कि आपने व्हाट्सएप पे क्या लगाया है, फेसबुक पे क्या लगाया है, इंस्टा पर क्या लगाया है। भाई इस प्रोग्राम में आए हैं, 5 फोटो जल्दी खींच लो बढ़िया वाला, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हमें स्टेटस में भी लगाना है। ये हमें सबको पता होता है, बट हमें अपना HIV स्टेटस पता नहीं होता है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग यहाँ से जा करके अपना HIV टेस्ट कराएंगे? देखिए, यहाँ से जानने के बाद भी आप टेस्ट नहीं कराएंगे। चलिए, क्यों नहीं टेस्ट कराएंगे बताइए थोड़ा। लक्षण नहीं है, लेकिन लक्षण आएगा 5 साल बाद ना।
सबसे बड़ा वजह होता है सबसे बड़ा जो कारण है, प्लीज मेरे से बात कीजिएगा, सबसे बड़ा जो कारण है ना, डर। किसका डर? समाज का डर। अगर मैं उस टेस्टिंग सेंटर में जाऊंगा, कोई मुझे देख लेगा तो मेरे बारे में क्या कहेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। बस इसी कारण हम नहीं टेस्ट कराते। वो हमारा ना वो बिल्ली वाला हिसाब है कि कुत्ते के डर के कारण आंख मूंद ली, या आंख मूंद लिए कुत्ता हमको नहीं देखेगा। अगर समय रहते ये नहीं पता चलेगा कि आप पॉजिटिव है कि निगेटिव, और अगर आप पॉजिटिव होंगे अगले 5 साल बाद आपको खुद पता चलेगा, तब फिर आप क्या कीजिएगा? आपका परिवार उस समय क्या करेगा ये बताइए? कुछ कर पाएगा? चलिए, समाज का बहुत ज़्यादा अगर आपको डर है कि समाज से हमको डर है कि भाई वो लोग देखेगा तो क्या कहेगा, फिर उसका एक उपाय और बता रहे हैं आपको टेस्ट कराने का। बता दे कि छोड़ दे? उससे समाज ना प्राउड भी फील करेगा आप, फिर आप भी प्राउड फील कीजिएगा। ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तो उसमें आपका HIV जांच हो जाएगा, और आप प्राउड से बोलिएगा आज मैंने ब्लड डोनेट किया है ना, बोलिएगा भी ना, और समाज सोसाइटी में एक बेहतर छवि भी आपकी बनेगी। एट लास्ट एक वर्ड, प्लीज बैठिए, ये ले लीजिए चेयर यहाँ से। अब तो वही कि जांच हमें करवानी चाहिए, क्योंकि अगर आप जांच नहीं करवाइएगा, अगर संक्रमित आप होंगे तो तकलीफ फिर आप ही को होगा और आपके परिवार को। इस समय रहते अगर पता चल जाता तो शायद ये चीज़ें नहीं होती, है ना, ये चीज़ें नहीं होती। अब एक चीज़ और है, वो है HIV एड्स से संक्रमित लोग जो है उनके साथ भेदभाव का विषय, उनके साथ भेदभाव का विषय, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्यों? लोग बोलते हैं अरे ये HIV संक्रमित है, इसको नहीं पढ़ाएंगे, इसको इलाज नहीं कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट एक है जो कि 2017 में आया है। इसमें HIV संक्रमित लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। कोई भी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना ही उनको पढ़ाई से रोक सकते हैं, ना ही उनको नौकरी पेशा में जाने से रोक सकते हैं, ना ही उनको इलाज से रोक सकते हैं, ना ही सामूहिक स्थल पर जाने से रोक सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना कानूनन अपराध है। किसी भी HIV संक्रमित व्यक्ति के कंसर्न के बगैर आप उसके HIV स्टेटस को पब्लिक नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना भेदभाव की श्रेणी में आता है। और अगर वो लोकपाल के पास अगर आपका शिकायत करेगा तो फिर आप आपराधिक के श्रेणी में आएंगे और फिर आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो HIV संक्रमित व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं करना है। अच्छा, आपके अनुसार कोई HIV संक्रमण का और अन्य कारण है तो आप हमसे जरूर बात कर सकते हैं। HIV का संक्रमण हमारे शरीर के जितने भी फ्लूइड्स हैं उसमें से कुछ एक फ्लूइड में ही हमारा HIV का वायरस होता है। ब्लड में, स्पर्म सीरम में, वेजाइनल फ्लूइड में, कितना ही में HIV वायरस होता है। हमारे आंसू में HIV वायरस नहीं होता है, हमारे पसीने में HIV वायरस नहीं होता है। इसलिए जब तक ब्लड का ट्रांसमिट नहीं होगा या फिर जो सेक्सुअल ट्रांसमिट नहीं होगा डायरेक्ट, तब तक अगला व्यक्ति HIV संक्रमित नहीं होगा। इसीलिए किसी भी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ उठने बैठने, खाने पीने, गला मिलने, तकिया बिस्तर शेयर करने या फिर कपड़ा शेयर करने से HIV संक्रमण नहीं होता है। HIV का संक्रमण तभी होगा जब ब्लड का ट्रांसमिट होगा या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिट होगा। तो अगर आपके मन में कोई ऐसा चीज़ है कि इससे HIV संक्रमण होता है तो आप जरूर मेरे सामने उसको रख सकते हैं। सर नाई के पास, नाई के पास, बहुत बढ़िया। नाई का जो सवाल है कि ब्लेड से कट होगा, अब जरा सोचिए, सबसे पहले तो HIV का वायरस हवा के अंदर में लाइव नहीं रहता, जिंदा नहीं रहता। अब अगर आवर का बात छोड़िए, सेकंड से भी कम, घंटा नहीं, सेकंड से भी कम, तो अगर कोई दाढ़ी बनवाने गया और कट लग गया तो पहला तो कंडीशन है कि वो व्यक्ति HIV संक्रमित होना चाहिए। कट लग गया, ब्लेड पर ब्लड लगा, तो नाई क्या करेगा? उस व्यक्ति को उठाएगा और अगला व्यक्ति को बैठा देगा और बोलेगा कि आओ आप तुम्हारा बनाएंगे। पहले उस व्यक्ति का पूरा दाढ़ी बनाएगा ना, और खून लगा हुआ ब्लेड से आपको कभी देखे नाई बनाते हुए? नहीं। तो ये मिथ है, ये नाई वाला जो है ना, ये मिथ है।
उससे HIV का संक्रमण नहीं होता है। ठीक है, एक HIV संक्रमित व्यक्ति केवल 2 काम नहीं कर सकता है, बाकी सब कुछ कर सकता है। पहला है, वो किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, रक्त नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर वो ब्लड डोनेट करेगा, रक्त देगा तो क्या होगा, अगला व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा। और दूसरा क्या है, वो डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आएगा, सेक्सुअल प्रैक्टिस में नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट सेक्सुअल प्रैक्टिस में आएगा, विदाउट कंडोम का अगर वो सेक्सुअल प्रैक्टिस करता है, तो फिर क्या होगा, अगला जो मेल या फीमेल होगा वो HIV संक्रमित हो जाएगा। बाकी एक HIV संक्रमित व्यक्ति सब कुछ कर सकता है जो एक आम इंसान करता है। और कोई प्रश्न आपके मन में? अभी नहीं आ रहा ना, जब हम चले जाएंगे तब आएगा। तो किसको पूछिएगा, किससे पूछिएगा? हाँ, किससे पूछिएगा? ग्रुप में। सर 100% ट्रीटमेंट सर इसका बस क्योर है, ट्रीटमेंट नहीं है। दवा ART दवा आता है, दवा खाएगा, पूरी ज़िंदगी उसको दवा खाना होगा। जिस दिन दवा छोड़ देगा उस दिन से फिर से उसका वायरस जो है वो उसके अंदर में डेवलप करने लगेगा। और ये दवा बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, ART सेंटर में रजिस्टर्ड होता है, बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। HIV संक्रमित व्यक्ति को बिहार शताब्दी योजना के तहत 1500 रुपये जो है प्रत्येक माह मिलता है, उसके अच्छे खान पान के लिए। तो सरकार इतनी सुविधा दी है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार सही रूप से नहीं होने के कारण जो है सही जानकारी नहीं सोसाइटी तक पहुंच पा रही है। हाँ, ग्रुप से पूछिएगा, तो ग्रुप में सारे लोग एक्सपर्ट है। ये तो वही वाली बात हो जाएगी। अच्छा, ये जो ग्रुप बना है इसको बाहर निकलेंगे डिलीट मार देंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए था केवल। किससे पूछिएगा? मिल जाता है। HIV संक्रमित होगा, वो व्यक्ति HIV संक्रमित होगा। इवन आपको बता दें, कोई अगर एक्सीडेंटल आता है, कोई एक्सीडेंटल केस आता है और उसका अगर सर्जरी डॉक्टर कर रहे होते हैं, और अगर डॉक्टर को भी अगर उसके ब्लड के कांटेक्ट में आते हुए डॉक्टर भी HIV संक्रमित हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए डॉक्टर जो होते हैं वो पूरे एहतियात के साथ में सर्जरी करते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि निडल उन्हें भी चुभ जाए। ठीक है, ये भी होता है। जब कोई एक्सीडेंट किया उसको उसका ब्लड में मेरा हाथ कटा हुआ है तो नहीं होगा, तब नहीं होगा। लेकिन अगर आपका भी हाथ कटा हुआ है और उसका भी ब्लड आप पे ट्रांसमिट हो रहा है तो हो जाएगा। दोनों घायल है। हाँ, दोनों अगर घायल है, उसमें से एक व्यक्ति और अगला व्यक्ति भी उसके ऊपर में गिर गया और ब्लड ट्रांसमिट फटाक से हो गया तो होगा। हाँ, तो मेरा सवाल था, मेरे जाने के बाद किससे पूछिएगा? गूगल से, AI से। बहुत अच्छी बात है। देखिए, गूगल वगैरह से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए गूगल से आप पूछते हैं कि बुखार लगा हुआ है, दवा कौन खाएं, तो गूगल क्या करता है, सीधे दवा का नाम भेज देता है। अच्छा, गूगल रिटर्न में ये पूछता है ये बुखार आपको किस वजह से लगा है? आपको मलेरिया है कि टाइफाइड है कि आप बारिश में भीग गए हैं कि आप बहुत धूप में रहे हैं या फिर थकान के कारण बुखार लग रहा है या फिर टेंशन के कारण आपका जो है टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। गूगल ऐसा पूछता है, वो सीधे 10 दवा दे देता है, अपने बुद्धि विवेक से खाओ, सही तो ठीक, नहीं सही तो भी ठीक है ना, कुछ तो होगा रिजल्ट। किसी से नहीं पूछिए, सीधे डायल कीजिए 1097। क्या डायल करना है? इधर कहीं दिख रहा है क्या है ये नंबर? 1097। ये HIV/AIDS टोल फ्री नंबर है। ये HIV/AIDS टोल फ्री नंबर है 1097। इस पर 24 घंटा 7 दिन एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। अच्छा, हम जिस दोस्त से पूछ रहे हैं क्या वो इस मामले में एक्सपर्ट होगा तो सही जानकारी देगा, अगर अनाड़ी होगा तो सही जानकारी नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर 1097 जब आप डायल करेंगे तो यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो आपको सही जानकारी भी देंगे और सही काउंसलिंग भी करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, हम किसी से ऐसे ही HIV/AIDS के बारे में क्यों नहीं बातचीत करते हैं। हम ये सोचते हैं कि मेरे बारे में क्या सोचेगा। मेरा एक दोस्त है, मैं ऐसे ही एक ट्रेनिंग से गया और 4-5 दोस्त लोग खड़े थे। मैं बोला, तुमको पता है यार HIV का जांच और उपचार बिल्कुल मुफ्त में होता है। वो 3 दिन से मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। 3 दिन कॉल कर रहे हैं, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। मैं बोला, भाई मिला, अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? बोल रहा 4-5 लोग खड़ा थे, तुम हमसे आकर के बोलते हो HIV का जांच और सलाह मुफ्त में मिलता है। बताओ मेरे बारे में वो लोग क्या सोच रहा होगा। हम तो ये सोचे ही नहीं थे।
हम तो फ्लो में थे भाई ट्रेडिंग का, सोचे अपने दोस्त को बता देते हैं, है ना। तो वो कह रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहा हो, इसीलिए हम लोगों से बात भी नहीं करते हैं। तो 1097 डायल कीजिए, यहाँ पर जो भी बात होगी वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी रहेगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर कोई और चीज़ें नहीं आपकी जानकारी ली जाती है। HIV/AIDS हेल्पलाइन नंबर में आपका स्वागत है। बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मुझे HIV के बारे में जानना है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल सिंह है। कहाँ से हैं? पटना से। अच्छा, पटना में मैं ही एक राहुल रहूँगा क्या? नहीं ना, यहाँ भी कोई राहुल है? कोई नहीं है। 10 पत्थर उठा करके फेंकिए 5 दिशा में, 4 दिशा में। 10 आदमी जो रिटर्न आएगा उसमें एक आध दो राहुल जरूर मिलेगा, कॉमन नेम। वैसे ही आपके नाम के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपके फ्रेंड कोई मेरे अलावा राहुल है? हाथ ऊपर कीजिए तो, जान पहचान में। देखिए यहीं पर 10, 20, 50 तो यहीं मिल जाएंगे। और फिर वहाँ से आपको जो जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलेगी। तो हमेशा ये इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो भी हमें जानकारी मिले वो सही सोर्स से मिलना चाहिए। तो सही सोर्स से जानकारी के लिए आपको सही सोर्स पे पहुंचना होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये HIV/AIDS का सेशन आपके लिए बड़ा लाभप्रद रहेगा और आपके दिमाग में एक बढ़िया इमेज बना करके रहेगा। आजीवन रखिए इसको, और इसको लोगों को जितना प्रचार प्रसार कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। अगर आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे कुछ दिन के बाद। तो अच्छा है हर 7 दिन पर 2-2 लोग को बताते रहिए, 3-3 लोग को बताते रहिए। इससे क्या होगा? इससे होगा अगला व्यक्ति भी जान जाएगा और आप भी रिमाइंडर पे रहेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि फैसिलिटेटर बनकर के आप ऐसे प्रोग्राम में रहेंगे और आप लोगों को बता रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अरुण सर हमारे बीच में हैं। अरुण सर आपसे ब्लड डोनेशन से रिलेटेड कुछ विषयों के ऊपर में बातचीत करेंगे। दैन फिर हम लोग रिजल्ट अनाउंस करेंगे, तिरुपति महोदय आएंगे, तब हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। थैंक यू सर। तो मोस्ट वेलकम है इस प्रोग्राम में। और दूसरी बड़ी बात, थैंक यू सर आपको फिर से अगेन, क्योंकि आपने HIV/AIDS के बारे में बताया। और सर का नाम पता है? अगर नंबर लीजिएगा तो किस नाम से सेव कीजिएगा पता है? राहुल HIV वाले, है ना? अच्छा, ऐसे ही सेव करेंगे ना? हाँ, ये बिल्कुल ये नहीं होता है। करते हैं ना लोग ऐसे ही सेव करते हैं। ऐसे ही सर आपका नाम क्या है? राहुल सिंह। सर आप अपना नंबर दे दीजिए। तो बोलते कि ठीक है नंबर दे दिए, तो देखते हैं ब्रैकेट मार के लिख देगा HIV/AIDS। और कई एक प्रोग्राम में तो हम लोग जाते हैं ना तो ऐसे ही बोलते हैं प्लीज वेलकम राहुल सर HIV। अब आदमी असमंजस में पड़ जाता है, अच्छा ये बंदा HIV पॉजिटिव है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं AIDS वाले सर का। चलिए स्वागत करते हैं एक बार फिर से। ठीक है, फिर से बहुत वेलकम करते हैं और हम शुरू करते हैं। अब ब्लड डोनेशन का क्या काम है HIV में? सही। तो ब्लड डोनेशन का क्या काम है हमारे जीवन में और क्यों ज़रूरी है? 2-3 मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे और उसको पहलुओं को समझेंगे कि HIV से क्यों कनेक्ट किया गया है ब्लड डोनेशन। तो मेरा एक सवाल है, ब्लड्स कहाँ बनते हैं? ऐसी फैक्ट्री का नाम बताना है जहाँ पे ब्लड्स बनते हैं, जहाँ आप उनको जानते हैं। क्यों, कोई बता सकते हैं हाथ खड़ा करके? यस, 1 है, 2 है और 3 व्यक्ति। कौन सी फैक्ट्री में बनती है? बोन मैरो वाली फैक्ट्री में बनती है। दूसरा लीवर, तीसरा बोन मैरो, तीसरा भी बैन बोन। इधर से पीछे से कोई एनीवन? कोई बाहर वाली फैक्ट्री में बनती है। इस फैक्ट्री का नाम क्या है बताइए? तो बोन मैरो तो बन रही है कहाँ? रीढ़ की हड्डी में। कहाँ होता है? अरे हैदरा कहाँ है? ह्यूमन में। यार ये मानव शरीर के ही एक पार्ट्स में बनते हैं, तो बोन में। ठीक है, मगर बाहर की फैक्ट्री में कहीं बनता है? कानपुर, जयपुर ऐसे राजस्थानों में बनता है, दिल्ली में बनता है, ऐसे कहीं फैक्ट्री में नहीं बनती है। जब भी बनेगी तो कहाँ बनेगी? मानव शरीर में बनेगी। और मानव शरीर बहुत सारे विभाग है होते हैं, लीवर से लेकर फेफड़े से लेकर गुर्दा से लेकर किडनी से लेकर हर एक छोटी छोटी होती है, उसमें धमनियाँ होती है, रक्त होते हैं और दिल भी होता है। हर व्यक्ति को 1-1 2-2 मिला है ना। मगर ये एक रक्त ऐसी चीज़ है ना कि किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनती है।
जब भी बनती है तो मानव शरीर में ही बनती है। आइए इसके जानते हैं कि जो फैक्ट्री में नहीं बनती, जो मानव शरीर में बनती है, तो कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानते हैं। रक्त के जो ग्रुप्स बनाए गए, जब इसकी खोज हो रही थी तो ग्रुप्स बने A प्लस B माइनस ऐसे करके पूरे 8 ग्रुप बनाए पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, जो भी नेगेटिव प्लस करके जो बनाएंगे वो 8 ग्रुप आप लोग को सब पता है। कहते हैं प्रकार एक बार फिर से भी हम काउंट कर लेते हैं A प्लस B, A माइनस B प्लस B माइनस, ठीक है, AB A प्लस ए बी माइनस O माइनस, ठीक है। ये 8 ग्रुप है और इसमें 8 ग्रुप के बारे में बात। अगर कोई व्यक्ति अगर एक्स का सब लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाए हैं, यहाँ पे है जो बनाए वो खड़े हो जाएंगे जल्दी से। यस चलो बनाए हैं ड्राइविंग लाइसेंस, कोई नहीं बनाए एक सिंगल। क्या आपके ब्लड ग्रुप वहाँ लिखे गए होंगे? पूछते हैं क्या है आपका ब्लड? ए बी पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। देखिए वहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जहाँ पे ब्लड ग्रुप भारत सरकार, बिहार सरकार मांगती है कि आपके ब्लड ग्रुप क्या है। क्यों मांगते हैं? क्योंकि आपको ऐसे इमरजेंसी चीज़ में या ब्लड ग्रुप आप लोग सब जानते हैं अपना, सब लोग एक बार टेस्ट कराए हैं ना? अगर नहीं कराए तो जल्दी से ज़रूर करा लीजिएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। क्या आप मुंबई वाले डोनर कार्ड में तो नहीं आए, नहीं एक ब्लड्स आए हैं, उसके बारे में बता देते हैं। मुंबई वाले ब्लड्स वो गोल्ड ब्लड्स होते हैं जो अभी नए रिसर्च में आए हैं, वो बहुत गिने चुने मात्र 5-6 ही लोग हैं, ठीक है। तो एक नया ग्रुप मिला है, वो सिर्फ मुंबई में पाया गया है। तो अब मिलाकर 8 से 9 हो गया है, ऐसा अब साइंटिस्ट खोज रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे दूसरी बात करते हैं, ब्लड ग्रुप क्यों जरूरी है। इसके बाद हम लोग ब्लड ग्रुप डोनेट कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ब्लड्स 8 हो गए, आप लोग जान गए। फिर दूसरी बड़ी बात है कि ब्लड्स डोनेट कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों ज़रूरी है, और HIV के साथ ब्लड्स का क्या लेना है। अभी सर ने जो बता रहे थे कि जब भी कभी ब्लड्स कहाँ से लेना होता है, रजिस्टर्ड ब्लड बैंक। वो कहाँ होते हैं? सदर हॉस्पिटल या किन्हीं को ना अफिलेटेड भारत सरकार से आप चलाना चाहते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं, उसको चलाने ऑन करने के लिए ना बहुत पैसे की जरूरत है, ठीक है। अगर ऑन करना चाहते हैं और आप उसमें मेडिकल फील्ड में हैं और उससे सर्टिफिकेट आपने ले चुकी, उसकी डिग्रियां हैं, आप ब्लड ग्रुप ब्लड बैंक चलाना चाहते हैं, सेंटर चलाना चाहते हैं, तो आपको एक मान्यता दी जाएगी कि हाँ आप लोग अपना चला सकते हैं। आपका कोई शुभ नाम बताएंगे? मेघा कुमारी। मेघा कुमारी अगर चलाना चाहती है कि हम ब्लड बैंक चलाना चाहते हैं, सेंटर चलाना चाहते हैं, तो मेघा कुमारी ब्लड बैंक के रिलेटेड पढ़ाई करेगी, इनके स्टाफ्स होंगे और भारत सरकार को बोलेगी कि हम मधेपुरा में हम ब्लड सेंटर चलाना चाहते हैं। तो इन्हें क्या मिलेगी? एक सर्टिफिकेट मिलेगी, मोहर मार के भारत सरकार, बिहार सरकार देगी कि आप मेघा कुमारी चला सकते हैं। इनके स्टाफ से बाकी चीज़ समझ में आ रहा। अब आते हैं जो अपडेटेड हो सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अब आते हैं कि ये 5 जब भी कोई ब्लड डोनेट करता है, क्या अभी आप लोगों ने कितने ने ब्लड डोनेट किया है अच्छा से? 1 और 2 और कोई 3, अभी लोग आप लोग नहीं दिए हैं, एक बार भी नहीं दिए हैं। क्यों? क्या अभी देने की इच्छा हुई है या नहीं? होता ही नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो अभी तो अब कहाँ देना है इसके बारे में जानते हैं। अगर ब्लड डोनेट अगर आप करना चाहते हैं तो कहाँ करेंगे? ब्लड बैंक जाएंगे, ब्लड सेंटर जाएंगे जहाँ डोनेशन होता है। अब जानते हैं कितने प्रकार का होता है ब्लड बैंक, ब्लड डोनेट करने का क्या क्या हो सकता है और कैसे करते हैं। पहला होता है स्वैच्छिक रक्तदान, यानी अपनी इच्छा से हम लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दूसरा होता है कि अपने सह परिवार पारिवारिक समूह के साथ ब्लड बैंक जाकर अपना दे सकते हैं। और एक होता है कैंप लगाकर ब्लड डोनेट करने का काम। 3 ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो आप कर सकते हैं और कहीं भी स्वतंत्र हैं, ब्लड ब्लैक सेंटर जाकर आप वहाँ पे जाकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ गए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? स्वैच्छिक रक्तदान, बोलिएगा मेरे साथ। परिवार सह परिवार के साथ ब्लड डोनेट कर सकते हैं, सह परिवार ब्लड डोनेट, बोलिए। और यह एक वॉलंटियर, एक होता है ग्रुप कैंप लगाकर ब्लड डोनेट, कैंप ग्रुप, कैंप ब्लड डोनेशन, कैंप आपके स्कूल कॉलेजेस में होते रहते हैं। और यहाँ के जो नज़दीकी आपके
ब्लड सेंटर होते हैं, उनके कैंप लगाए जाते हैं, वहाँ उनकी गाड़ियाँ आती हैं, उनके डॉक्टर आते हैं जो आपको ब्लड डोनेट कराते हैं। अब आते हैं कि ब्लड डोनेट महिला और पुरुष कितने बार करते हैं, महिला और पुरुष कितने बार कर सकते हैं? कोई पता है, कोई जानकारी है? कितने बार कर सकते हैं साल में? साल में 2 बार। महिला या पुरुष? पुरुष 6 महीने के ड्यूरेशन पे नहीं, ठीक है, आप लोगों ने बताया, ठीक है, मगर आप बता देते हैं महिला और पुरुष में दोनों में 2 अंतर है। वो 2 अंतर को पहले जानते हैं, वो अंतर क्या है, एक ही अंतर, वो अंतर को पहले समझते हैं और कितने महीने में करते हैं वो समझते हैं। पुरुष जो होते हैं हर साल में अपने 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्वार्टरली, और महिला हो सकती है जो 3 ही बार ब्लड डोनेट करे, ठीक है, साल में 3 बार और पुरुष 4। अब क्यों है इसके बारे में समझते हैं। ब्लड डोनेट करने के लिए 2-3 चीज़ें, इसके फ़ायदे और नुकसान जैसे कि पहले क्यों करते हैं तो समझते हैं। महिलाओं के साथ एक होती है साइक्लिंग पीरियड्स, जो हमेशा हर महीने होता है यस। क्या पुरुषों के साथ भी होता है? नहीं होता। तो इसीलिए महिलाओं को 4 बार 3 बार बोला गया और पुरुषों को 4 बार बोला गया। ये साइक्लिंग जो होती है वो 5 से 6 दिन होती है। इसके कारण अब आता है कि कितना ml उस पीरियड्स में आपको लॉस होता है। कोई एनी केसेस बता सकते हैं? एक महिला को 7 day पीरियड्स में कितना लॉस होता है? वो पीरियड कितना चम्मच हो सकता है, बाल्टी हो सकता है, हमारे मानव शरीर में कितना % वो हर महीने के बाद वो निकलता है हमारे पास? कितना? 200 ml, बहुत ज़्यादा। चलिए बताते हैं। मात्र टेबल स्पून से ना 2 चम्मच, टेबल स्पून से 2 चम्मच, 2 चम्मच देखे हैं? टेबल स्पून चम्मच, बहुत 2 चम्मच, उसको अगर मापते हैं ना तो 30 ml होता है। कितना होता है? 30 ml। बस इतना ही प्रत्येक माह निकलता है। प्रत्येक माह की बात करते हैं तो 30 ml, ये एक 30 ml की बात होती है। मगर पुरुषों में 30 ml भी नहीं निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ये 30 ml भी नहीं, बाहर नहीं निकलते हैं। इसीलिए पुरुषों को कहा गया है महीने में 4 बार और महिलाओं के लिए 3 बार। अब एक और इसी में आता है, एक बात आती है कि 4 बार और 3 बार ही क्यों? इसमें एक और कारण में अब जानिए। इसमें महिलाओं को हार्ट अटैक आता है या पुरुषों को आता है? बस कर, किसको? पुरुषों को, दोनों को आता है। सबसे ज़्यादा किसको आता है? पुरुषों को आता है। क्यों आता है इसके बारे में समझते हैं। अगर ब्लड डोनेशन, सब फायदे ही हैं, क्यों होता है समझते हैं। अगर ब्लड डोनेशन करते हैं ना तो उनके फ़ायदे होते हैं, और ये फ़ायदे इसी में आपको दिखेंगे कि अगर महिलाओं को अगर ये पीरियड्स आते हैं और पुरुषों को नहीं आते हैं तो एक माँ बनने का प्रोसेस होता है और वो होती है। इसीलिए आता है कि हम लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं ना, तो हमारे ब्लड्स में क्या क्या हो सकते हैं? ब्लड्स में क्या क्या होते हैं पता है आपको? WBC, RBC, ये तो 2 को जानते हैं। तीसरा हेमोग्लोबिन, तीसरा आयरन, चौथा आयरन, 5वां प्लेटलेट्स, 6ठा पानी भी है ना, ब्लड में तो पानी भी है। तो ऐसे करके बहुत सारे मिनरल्स उसके अंदर है ना, है। मगर उसको अगर हम यूटिलाइज ना कर पाए तो क्या होता है? हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, कैंसर बढ़ जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि अगर ब्लड डोनेट करेंगे ना तो फ़ायदे भी होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है कि वो सवाल बन पा रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्योंकि फ़ायदे, तो महिलाओं को 3 बार और पुरुषों को 4 बार, इसीलिए पुरुषों को वॉलंटरी ब्लड डोनेट खुद से करनी चाहिए। साल में कम से कम 1-2 बार तो कर ही लेना। अपने बर्थडे पे, दोस्त के जन्मदिन पे, अपने जन्मदिन पे तो करे ही करे, दोस्त के जन्मदिन पे भी कर दे, ठीक है। और इसके एक और बड़े फायदे होते हैं कि आपको फ्री में जांच हो जाएगा। कौन कौन जांच होगा पता है? HIV वाला। किसका वाला? HIV वाला। साथ साथ में
और भी 4 जांचें होंगी। HIV तो होगा ही होगा, उसमें मलेरिया भी जांच हो जाता है, फिर उसमें B और C, और एक तीसरा हो गया, चौथा उसमें हो जाएगा मलेरिया, एक सिफिलिस का जाँच हो जाएगा। ये 4-5 जाँचें हो जाती है, और 4-5 जाँच इतनी महंगी है कि आप एक बार कराने जाओगे ना, आपको कम से कम एक जांच कराने के लिए आपको 300 से 400 रुपया फाइन देना पड़ेगा फीस, और ऊपर से कमीशन अलग। अगर आप एक वॉलंटरी ब्लड डोनेट करते हैं, सिर्फ इतना करने से आपके 5 जांच हो जाएंगे। अगर ये 5 जांच फ्री में हो जाते हैं तो क्या जाता है। साथ साथ में एक परोपकार वाला बात है, अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे ना, तो आपके साथ साथ वो 4-5 जिंदगी और बच पाएगी। अगर हम एक ब्लड 1 यूनिट दान करते हैं तो कितने जान बच पाएगी? 3 जान तो जरूर बच पाएगी। जिन्हें प्लेटलेट्स की ज़रूरत होगी वो प्लेटलेट्स मिल जाएगा, जिनको RH की ज़रूरत होगी तो जिन्हें होल ब्लड्स चाहिए, किसी को फुल कम चाहिए, आधा चाहिए, वो जिस प्रकार जैसा यूनिट होता है वो तोड़कर बांट के रख लेते हैं, और फिर 3 जान तो बचा ही देते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि हम लोग ब्लड डोनेट क्यों करें और सरकार इस पर क्यों फोकस करे। पता है भारत की आबादी और बिहार की आबादी में कितना अंतर है? अंतर है ना। मगर बिहार की आबादी जो है हर साल एक ऑस्ट्रेलिया के एक्वायर जमीन लेती है, ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि हमारी जनसंख्या, हम लोग गर्म प्रदेशों में, और हमारी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम चाहते हैं कि अपने प्लेटलेट्स, जो हमारे जो एक्सीडेंट, रोड, लोगों थैलेसीमिया से लोग जो मरीज हैं, उनको हर साल ज़रूरत पड़ती है, ब्लड्स की ज़रूरत पड़ती है, हर दिन पड़ती है। रिक्वायरमेंट 2 लाख है और हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं 100, 50, 10। अब मधेपुरा की बात करें, HIV के मामले में तो अच्छी खासी जनसंख्या है, ये हाई जोन रिस्क जिले हैं, ये हाई जोन रिस्क में है, मगर यहाँ पे ब्लड डोनेट कितने होते हैं? बहुत ही कम। तो हम चाहते हैं कि ब्लड डोनेट स्वैच्छिक से करें और लोगों के बीच में आप इनके बारे में जानकारी भी दें, और खुद से एक बार ज़रूर करें, जिनसे आप बीमारियों से बच सकते हैं। वो है HIV से बच सकते हैं, दूसरा आप अपने आप को कैंसर मुक्त कर सकते हैं, स्किन डिजीज नहीं हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक की संभावना घट सकता है। ऐसे ब्लड डोनेट करने से आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग एक बार ब्लड डोनेट करें, और इससे कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं होता है, ना वजन कम होता है, ना ही चक्कर आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। क्या कोई सवाल? हाँ, उम्र